हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी आईक्यू में। मेरा नाम है विकास और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है यूजीसी नेट, आज हम उसकी बात करेंगे हिंदी साहित्य यानी कि हिंदी लिटरेचर विषय की, और जानेंगे उसके सिलेबस के बारे में, कुछ किताबों के बारे में, और क्या स्ट्रेटजी रहे कि यूजीसी नेट में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं कि पॉपुलर विषय है हिंदी साहित्य, उसको कैसे क्लियर करें यूजीसी नेट परीक्षा में। ठीक है, देखिए भारत के परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो जो हायर एजुकेशन है, कहीं ना कहीं विगत कुछ वर्षों पे सरकारों ने इस पर ध्यान दिया है, और किसी भी देश को अगर आगे बढ़ना है तो हायर एजुकेशन के क्षेत्र में काम करते रहना होगा। आप विदेशों की बात करें तो जो हायर एजुकेशन में जो स्टाइपेंड्स मिलते हैं या जो फेलोशिप्स मिलती हैं वो बहुत ज्यादा मिलती है। कंपैरेटिव अगर भारत की बात की जाए तो हमें वो सिनारियो देखने को मिलता नहीं है। और अगर हम भारत में इस क्षेत्र में सुधार करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे हायर एजुकेशन पे सरकारों को काम करना होगा, हमें आपको काम करना होगा, अपने रिसर्च को बेहतर करना होगा, और जो हमारे विषय हैं उन विषयों पे पूरी तरीके से विजय प्राप्त करनी होगी। ठीक है, देखिए यूजीसी नेट कि इस परीक्षा में अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी जीआरएफ मिलता है। वो फेलोशिप आप सब जानते हो उसके बारे में, बहुत सारे छात्रों के लिए बहुत अहम फेलोशिप रही वो। और जब सीनियर होते हैं फिर वो एसआरएफ में तब्दील होती है, फिर उसके बाद लोग पीडीएफ करते हैं, रिसर्च एसोसिएट, और ऐसे बढ़ता जाता है। खैर इसी क्रम में बहुत से लोग असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो जाते हैं, और यही वो क्षेत्र है, यही वो लाइन है जो वास्तविकता में आपको अर्थ देती है। देखिए कबीर की बात की जाए या उनसे पहले नाथ संप्रदाय की बात की जाए तो गुरु का महत्व बहुत ऊपर रखा गया है, रादर अगर मैं कहूं तो सबसे ऊपर रखा गया है। ठीक है, गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, काके लागो पाए गोविंद दियो बताए। जिसने गोविंद के बारे में, भगवान के बारे में बताया, शिक्षक सबसे ऊपर स्थान उसका होता है। और जब आप यूजीसी नेट की इस परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे तो आप भी बनेंगे शिक्षक या अर्ह हो जाएंगे उसके लिए। बाकी तो यूनिवर्सिटीज में जो वैकेंसीज आती हैं उन पे डिपेंड करेगा। तो आज हम हिंदी साहित्य हिंदी साहित्य विषय की डिस्कशन करेंगे, और इस डिस्कशन के दौरान हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है, किन विषयों पे फोकस करना है, और कुछ किताबें भी ऐसी जिनको आप ले सके। वैसे यूजीसी की जो सभी 10 यूनिट्स हैं उनकी गाइड्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ई ज्ञान कोश पे भी बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ वो आपको मिल जाएगा, और वो अच्छा मटेरियल है। पर कुछ चीजें होती है कि हमें संश्लिष्ट मटेरियल चाहिए होता है, ऐसा मटेरियल चाहिए रहता है जिसमें चीजें समराइज्ड वे में, ठीक है, लिखी हो। और अगर समरी के तौर पे नहीं लिखी होती तो बहुत बड़ा हो जाता है, एक बार की पेपर के समय उसको रिवाइज करना टफ हो जाता है, कठिन हो जाता है। और यहीं पे काम आती है फैकल्टीज के द्वारा दी हुई ट्रेनिंग, जिसको आप अपने व्यवहार में लाते हैं और अपने विषय को मजबूत बनाते हैं। ठीक है, बात की जाए हिंदी साहित्य की, ठीक है, हिंदी लिटरेचर की अगर बात की जाए तो 10 यूनिट्स हैं। आप सब लोग जान रहे होंगे सिलेबस के बारे में। पेपर 1 पेपर 2 होता है, तो पेपर 2 में जो हिंदी साहित्य की जो हम बात कर रहे हैं, टोटल 10 यूनिट्स हैं। इन यूनिट्स को पहले हम देख लेते हैं, और फिर जो मेरा तरीका रहा हम उन तरीकों को कोशिश करेंगे कि अप्लाई करें। देखिए सबके अपने अपने तरीके होते हैं। वीरेंद्र सहवाग से लेकर सचिन, और सचिन से लेकर विराट कोहली तक हर व्यक्ति ने, हर खिलाड़ी ने अपना स्थान बनाया, अपनी योग्यता कमाई, लेकिन उनके तरीके अपने थे। आपके तरीके अपने हो सकते हैं। मैं स्ट्रेटजी बता सकता हूं एक कोच के तौर पे, फॉलो करना न करना आपके हाथ में। यद्यपि मैं इस बात को जरूर आग्रहपूर्वक कहूंगा कि आप उन्हें फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी सिलेबस को देखते हैं। तो सिलेबस की बात की जाए तो आप देखिए पहला जो यूनिट है, जो पहली यूनिट है, ठीक है, जो हमारी पहली यूनिट है, ठीक है, जो हमारी पहली यूनिट है, यहां पे हिंदी भाषा और उसका विकास है। हिंदी भाषा और उसका विकास। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड ब्रीफिंग देते जाऊंगा सबकी। हिंदी भाषा और विकास की बात करने से पहले हमको इसकी पूर्वगामी भाषाओं या सहगामी भाषाओं की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, बात की जाए अगर हिंदी साहित्य में हिंदी को एक भाषा के तौर पे लिया जाए तो सबसे पहले संस्कृत
एक भाषा के तौर पर हमें देखने को मिलती है। हमारे वेदों की बात कर ली जाए, उपनिषदों की बात कर ली जाए, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जो संस्कृत भाषा में लिखे गए। ठीक है, संस्कृत जब थोड़ी सी पॉपुलर हो गई, थोड़ी सी लोगों में इसका प्रचार बढ़ा, तो संस्कृत के बाद हमने इसका अगला वर्जन देखा लौकिक संस्कृत के रूप में। ठीक है, ये लौकिक संस्कृत जब बुद्धिस्ट टेक्सचर्स में या जो बौद्ध ग्रंथों में जब आती है तो ये पाली का रूप ले लेती है। ये जब जैन ग्रंथों में आती है और थोड़ा सा सामाजिकी इसकी बढ़ जाती है, तब ये आपको प्राकृत के रूप में दिखती है। सेम नहीं है, बदलाव होते जा रहे हैं, इसका ध्यान रखना है, सेम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जब ये सिद्धों के, सिद्धनाथ साहित्य हम लोग पढ़ेंगे, सिद्धों के मतलब जो बुद्धिज्म में आगे जाके जो वज्रयान संप्रदाय बना, जहां पे तांत्रिक कल्ट हुआ, जब वो उनके संपर्क में आई तो ये अपभ्रंश, और फिर अवहट्ट और फिर अवहट्ट के रूप में हमें दिखती है। ठीक है, अवहट्ट के बाद इसका अगला जो वर्जन था वो था पुरानी हिंदी का, और इसके बाद हिंदी जो थी वो क्रमागत रूप से हमें देखने को मिलती है। तो संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, पुरानी हिंदी, हिंदी, ये दौर था। इस दौरान बहुत सारी छोटी छोटी बोलियां भी समानांतर रूप से बढ़ी। तो जब हम हिंदी भाषा का विकास को यहां पे हम देखेंगे, जब हिंदी भाषा के विकास को देखेंगे तो समानांतर बोलियों के, जैसे यहां पे लिखा है ना उपभाषा, इनकी भी बात करेंगे। तो क्या है, हिंदी साहित्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, हिंदी का जो भौगोलिक विस्तार है उसकी बात करेंगे, कहां कहां तक फैली रही थी। क्योंकि भौगोलिक विस्तार क्यों जानना जरूरी है, जैसे मान लीजिए कि जब आप भक्तिकाल की बात करते हैं, दो प्रमुख बोलियां अवधी भाषा और ब्रज भाषा आपको देखने को मिलती है। अवधी का विस्तार बहुत ज्यादा है, और मतलब क्षेत्र के हिसाब से सबसे ज्यादा विस्तार अवधी का है, और काल के हिसाब से सबसे ज्यादा विस्तारित आपको ब्रज भाषा दिखेगी। तो इस तरीके के जो फैक्ट्स हैं या इस तरीके की जो बातें हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए हम इसके विस्तार को देखेंगे। ठीक है, हिंदी के रूप देखेंगे, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी वगैरह, उर्दू की बात भी करेंगे, नुक्तों की बात करेंगे। भाई एक शब्द है जिस शब्द को लेके बहुत सारे कवि सिर्फ टवल करते हैं, शब्द का नाम है जलील। एक शब्द होता है जलील और एक शब्द होता है जलील। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जलील मतलब वही जो आप समझ रहे हैं, दुष्ट, बेगैरत, खराब, निकृष्ट व्यक्ति। जलील मतलब महान, योग्य, ऐसा व्यक्ति। कितना से डिफरेंस है। लेकिन जो हमारे नए नवेले शायर होते हैं, शब्दों से अपरिचित, भाषा से अपरिचित कुछ भी लिख देते हैं और उसे ही शायरी मान लेते हैं। बिल्कुल आपके भाव अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी भाषा सही नहीं है, ठीक है, जब आप द्विवेदी युग में पहुंचेंगे और आप महावीर प्रसाद द्विवेदी के भाषा अनुशासन, काव्यानुशासन को समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कि भाषा का महत्व क्या होता है। ठीक है, और वो है ना कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। सबसे इंपॉर्टेंट तो निज भाषा की उन्नति है और उसको समझना जरूरी है। वही बात आ जाती है। तो हम हिंदी, उर्दू, दक्षिणी के देखेंगे, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार को देखेंगे। जो हमारा जो हिंदी का जो अल्फाबेट सिस्टम है, जो हम वर्ण जो चार्ट पढ़ते हैं, उसका हम लोग ध्वनियों का आधार देखेंगे, वाक्य रचना देखेंगे, शब्द सौष्ठव देखेंगे, वाक्य सौष्ठव देखेंगे कि व्याकरणगत तरीके से वाक्य कैसे बनते हैं। ठीक है, हिंदी के संवैधानिक स्थिति, आप लोग अगर ये वीडियो जब भी देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के कार्यालय की बात की गई है और हिंदी भाषा की बात की गई है। और अगर आप थोड़ा और बेहतर अगर पढ़े हों तो मुझे बताइएगा कि पहली बार हिंदी को राजभाषा बनाने की और राष्ट्रभाषा बनाने की बात कब हुई, और राजभाषा और राष्ट्रभाषा में क्या डिफरेंस होता है, ये भी बताइएगा। देखिए, कुछ होमवर्क तो आपको करना पड़ेगा, बाकी मैं कराऊंगा।
स्टडी IQ के इस प्लेटफॉर्म पे हम कराएंगे, लेकिन कुछ होमवर्क आपको करना होगा वहां पे, ठीक है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, जो अभी थोड़ी देर पहले देखा। उपभाषाओं की बात करेंगे, भाषिक स्वरूप की बात करेंगे, ठीक है। हिंदी भाषा के प्रयोग के विविध रूपों की बात करेंगे, कंप्यूटर और हिंदी की बात करेंगे, ठीक है। देवनागरी लिपि की बात करेंगे। देखिए, हर भाषा की अपनी लिपि होती है। अंग्रेजी की रोमन है, उर्दू में नस्तैलिक होती है। यहां पे हम देवनागरी लिपि की बात करेंगे, और चूंकि बहुत ही साइंटिफिक लिपि है, बहुत ही वैज्ञानिक लिपि है, तो इसके बारे में समझना, जानना, इसके विस्तार को देखना जरूरी है, और वो हम यहां पे देखेंगे। बात की जाए इसके आगे की, तो ये हमने खैर बात कर ली थी। जो यूनिट 2 है वो हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करता है, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करता है, और हिंदी साहित्य के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको जाननी समझनी जरूरी है, ठीक है। जाननी समझनी जरूरी है, ठीक है, बता देते हैं। हम लोग बीच में डिस्कशन भी करते जाएंगे इन सब चीज़ों पे, ताकि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता रहे, ठीक है। बाकी तो स्टडी IQ प्लेटफॉर्म है ही आपके लिए। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की बात की जाए तो भक्तमाल, कालिदास हजारा, नाभादास, और ये जो 84 वैश्रवण की वार्ता, 252 वैश्रवण की वार्ता, गारसा दत्तासी, मौलवी करीमुद्दीन, शिव सिंह सेंगर, फिर ग्रियर्सन, फिर मिश्र बंधु, फिर आचार्य शुक्ल, फिर आचार्य द्विवेदी, एक पूरा क्रम है। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, पर जो वास्तविकता में फाइनली जो परिभाषित किया गया हिंदी साहित्य का इतिहास, उसको हमें पढ़ना है और उसके थोड़े डीप में भी जानना है। जैसे जो सबसे पहला काल था आदिकाल, ठीक है। उसके बाद भक्ति काल, तदोपरांत रीतिकाल, इसके बाद आधुनिक काल। ठीक है, इस दौरान आप कुछ चीजें और देखेंगे कि इनके डिविजन्स भी कुछ हुए, या डिविजन्स जैसे भक्ति काल के डिविजन्स देखेंगे, रीतिकाल में जो भाग बटे उनके देखेंगे, ठीक है। लेकिन इनके नामों को लेके भी दिक्कत थी। जैसे आदिकाल को किसी ने कहा ये वीर गाथा काल है, आचार्य शुक्ल ने कहा था, ठीक है। फिर किसी ने कहा कि नहीं नहीं, ये वीर गाथा काल नहीं है, ठीक है, ये चारण काल है। किसी ने कहा था रासो काल है, किसी ने कहा नहीं बीज वपन काल है, ठीक है। तो इस तरीके किसी ने मतलब सबने अपने अपने तरीके से डिफाइन किया और नाम लिखा। ऐसे ही चीज रीतिकाल के साथ हुआ था। किसी ने कहा अलंकृत काल है, किसी ने कहा श्रृंगार काल है, किसी ने कहा नहीं नहीं ये तो कला काल है। आचार्य द्विवेदी जी ने कहा नहीं ये उत्तर मध्य काल है, ठीक है। तो सबने अपने अपने तरीके से डिफाइन किया, ठीक है। और इस डेफिनेशन को देखेंगे और इनके जो वर्गीकरण है हम उसको भी देखते जाएंगे। जब उसका वर्गीकरण है उसको भी हम देखते जाएंगे कि भक्ति काल में हमको देखने को मिलता है सगुण और निर्गुण। हमें सगुण देखने को मिलता है, निर्गुण। फिर हम सगुण में देखेंगे राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा। निर्गुण में बात करेंगे तो हम ज्ञानाश्रयी यानी कि संत काव्य धारा की बात करेंगे और प्रेमाश्रयी, ठीक है, यानी कि सूफी काव्य धारा की बात करेंगे। ऐसे ही रीति काल में हम रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीति तर्क कालों की बात करेंगे और इसको पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, कवियों की बात करेंगे, ठीक है। वापस आते हैं पीछे, तो हिंदी साहित्य का दर्शन की बात करेंगे, ठीक है। हिंदी साहित्य का जो काल है, ऐतिहासिक जो काल है ये, ठीक है, इसके विभाजन और नामकरण की बात करेंगे, ठीक है, ठीक है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियों की बात करेंगे। हिंदी साहित्य का जो आदिकालीन इतिहास था उसकी बात करेंगे। भक्ति काल की बात करेंगे। भक्ति काल के प्रमुख संप्रदायों की बात करेंगे, ठीक है। फिर रीति काल में सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा रीति काल के प्रमुख कवि और उनका काव्य देखेंगे। मैंने बताया बिहारी की बात करेंगे, केशवदास की बात होगी, पद्माकर की बात होगी, ठीक है। इस तरह के कवियों की बात करते करते, हाँ ना, देव की बात होगी। समकालीन कविता की बात, आधुनिक काल की बात करेंगे। हिंदी गद्य का उद्भव विकास की बात करेंगे। आप समकालीन कविता की बात करेंगे। समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता की बात होगी
होगी, उपन्यासों की बात होगी, नाटक रंगमंच की बात होगी, रंगमंच की बात होगी तो भारतेंदु हरिश्चंद्र आएंगे। भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र को वैसे भी देखना है, क्योंकि वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने दम पे बहुत सारे बदलाव लाए, जरूरी है पढ़ना उनको, ठीक है। फिर हम लोग कहानी का उद्भव, निबंध का उद्भव, अन्य गद्य विधाएं, अवधारणा प्रमुख साहित्यकार की बात करेंगे और हिंदी के प्रवासी साहित्य की भी बात करेंगे, साथ में आलोचना समालोचना को भी समझेंगे अगर इस यूनिट 2 की बात की जाए, ठीक है। यूनिट अगर 2 की बात की जाए, और क्या है इसके आगे देखा जाए तो तीसरा जो यूनिट है वो साहित्य शास्त्र की बात करता है, ठीक है, जहां पे हम काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, ठीक है, प्रमुख संप्रदाय, सिद्धांत, रस, अलंकार, जैसे काव्य शास्त्र जिसे कहते हैं, कई जगह काव्य शास्त्र आ जाता है, रस कौन से, नौरस कौन से, अलंकार, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार क्या, रीतियों की, ध्वनि की, वक्रोक्ति की, औचित्य की, रस की, रस निष्पत्ति की, इवन शब्द शक्ति वगैरह की पाठ करेंगे। प्लेटो का जो काव्य सिद्धांत है वो क्या कहता है, प्लेटो कौन है, वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत क्या कहता है, विलियम वर्ड्सवर्थ जो प्रकृति के अगर पाश्चात्य साहित्य की बात की जाए तो प्रकृति के सुकुमार कवि वहां कहलाते हैं, उनकी बात होगी, ठीक है। टीएस इलियट की बात होगी, निर्वैयक्तिकता सिद्धांत की बात होगी, ठीक है, यहां पे आ गया। परंपरा की अवधारणा की बात होगी। टीएस इलियट का बहुत बड़ा रोल आपको देखने को मिलेगा जब आप प्रयोगवाद की बात करेंगे, जब आधुनिक काल में प्रगतिवाद के बाद जो प्रयोगवाद आता है उसमें टीएस इलियट आपको देखने को मिलेंगे। और जब आप छायावाद देखेंगे तो आपको वर्ड्सवर्थ के बारे में यानी स्वच्छंदतावाद के बारे में पता चलेगा, है ना। फिर रूसी उपवाद की बात करेंगे, नई समीक्षा मिथकों के बारे में बात करेंगे, अरस्तु की बात करेंगे, प्लेटो आगे तो अरस्तु भी रहेंगे, अनुकरण सिद्धांत, राजनीति विवेचन, विवेचन सिद्धांत, कॉलेरिज की बात करेंगे, कल्पना और फैंटेसी की बात करेंगे, ठीक है। उसके अलावा आईए रिचर्ड्स, मूल सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, काव्य भाषा सिद्धांत, फैंटेसी क्या होती है, कल्पना क्या होती है, प्रतीक क्या होते हैं, बिंब क्या होते हैं, इनकी बात करेंगे। छायावाद का नाम सुना होगा आपने, कहा जाता है कि बहुत सारे प्रतीकों का प्रयोग किया गया, प्रतीकों का स्वर्ण काल था छायावाद। बिंबों की बात कर ली जाए तो बिंब और शिल्प पे बहुत ज्यादा काम हुआ प्रयोगवाद में, तो उसमें बहुत ज्यादा, इवन बिंब की बात कर लें तो सूरदास से आते हैं, उनके समानांतर तो पूरे विश्व में कोई नहीं ठहरता जितना सजीव वर्णन उन्होंने किया। बाकी फैंटेसी की बात कर लें तो निश्चित तौर पे जो नई कविता है वहां पे फैंटेसी आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, इनको डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। वैचारिक पृष्ठभूमि की बात कर ली जाए तो भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे, फोर्ट विलियम कॉलेज और भारतेंदु और हिंदी नवजागरण की। यार फोर्ट विलियम कॉलेज आपने इतिहास में भी पढ़ा है, हिंदी साहित्य में बहुत महत्व है, इतने सारे लोग जिन्होंने हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाया, उनका जो बैकग्राउंड है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़ता है, ठीक है। और नागरिक 95 सभा की बात भी इस दौरान मैं करूंगा, ठीक है। 1893 में कुछ 9th क्लास के बच्चों के दिमाग में जो उपज आई वो नागरिक प्रचारणी सभा के रूप में ऐसा विस्तृत हुई कि भारतीय जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो न लिखा जा पाता अगर वो नागरिक प्रचारणी सभा न होती। उसकी भी बात हम लोग करेंगे, ठीक है। मार्क्सवाद प्रगतिवाद जब आप पढ़ोगे तो सबसे ज्यादा मार्क्सवाद दिखता है उसमें। मनोविश्लेषणवाद की बात करेंगे, जब मनोविश्लेषणवाद की बात आएगी तो यहाँ निश्चित तौर पे यहाँ पे कौन आ जाएंगे, सिगमंड फ्रायड आ जाएंगे, ठीक है। सिगमंड जो फ्रायड है उनकी बात करेंगे, ठीक है। अस्तित्ववाद की बात करेंगे, अस्तित्ववाद आपको बहुत ज्यादा प्रयोगवाद में और नई कविता में अस्तित्ववाद बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उत्तर आधुनिकतावाद की बात करेंगे, ठीक है। हिंदी नवजागरण की खड़ी बोली आंदोलन की बात करेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के काव्यानुशासन लाने के बाद जो खड़ी बोली ने स्वरूप पाया वो अविस्मरणीय था, तो उस आंदोलन की बात भी हम लोग करेंगे। हम लोग गांधीवादी दर्शन की बात करेंगे, अंबेडकर दर्शन की बात करेंगे, लोहिया दर्शन की बात करेंगे। और जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं और जब से नेक्स्ट सीरीज शुरू होगी तब तक मैं कोशिश करिएगा कि गांधीवाद, अंबेडकर को तो खैर आपने पढ़ा ही होगा, लोहिया को जरूर पढ़िएगा। अगर समाजवाद को समझना है तो लोहिया को पढ़ना जरूरी है। उसके बाद हम अस्मितामूलक विमर्श यानी कि दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श एवं अल्पसंख्यक विमर्श पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और ये सारे विमर्श वे हैं जिनकी बात की जानी जरूरी है। प्रगतिवाद से पहले इन विमर्शों पे बात अमूमन नहीं होती थी, कहीं कहीं उत्तर छायावाद में दिखती है, कहीं कहीं थोड़ा बहुत छायावाद में दिखती है, पर अमूमन छायावाद से पहले तो नहीं ही दिखती है। रीतिकाल वीतिकाल में तो बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट रीतिकाल और भक्तिकालीन में जो सगुण भक्ति धारा थी उन पे यह आरोप भी जाता है कि वे इस तरह के अस्मितामूलक विमर्श नहीं करते थे, ठीक है, अस्मितामूलक विमर्श नहीं करते थे। बात की जाए तो हिंदी कविता हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पृथ्वीराज रासो की बात करेंगे, ठीक है। रेवा तट है पृथ्वीराज रासो, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, है ना, ये देखेंगे। विद्यापति की पदावली देखेंगे, अवट को स्थापित करने में विद्यापति का जो स्थान है उसकी बात करेंगे, ठीक है। मूड बुड़ाए हरि मिले तो मैं ले मुड़ाए, बार बार के मुड़ते भेड़ न बैकुंठ जाए, कबीरदास पोथी पर जगमुआ, पंडित भयानक कोई। कबीरदास की बात करेंगे, घनानंद की बात करेंगे, घनानंद के कवित्व की बात करेंगे, ठीक है। तुलसीदास के रामचरितमानस और उत्तरकांड की बात करेंगे, ठीक है। जो ये कवितावली उत्तरकांड जो है उसकी बात भी यहां पे की जाएगी,
जब हम रामचरितमानस की बात करते हैं तो मंगल भवन मंगलहारी से लेके कर्म प्रधान विश्व रचि राखा तक, या भय प्रकट कृपाला दीन दयाल से लेके शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम तक अलग ही महत्व है। उस महत्व को देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, फिर क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त, साकेत मैथिली शरण गुप्त, आंसू, कामायनी, लज्जा और इड़ा सर्ग। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। परिवर्तन, प्रथम रश्मि, उर्वशी। ठीक है, रश्मि रथी, अरे यार रश्मि रथी का नाम आते ही फिर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, कविता करने का समय नहीं है, पर आप रश्मि रथी जरूर पढ़िएगा। एक बार मेरे कहने पे अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ डालिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, मंचन बहुत इसका होता है। कालिदास को देखेंगे, बादल को घिरते देखा है। ठीक है, अकाल और उसके बाद। ठीक है, बहुत दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके बाद उसके पास। ठीक है, तो कई दिनों तक लगी भीत पे छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। तो वो घर दाने आए घर में कई दिनों के बाद। ठीक है, तो उस अकाल और उसके बाद जो बाबा नागार्जुन की कविता है, उसने अकाल के दर्द का जो बिंब दिखाया है। अगर सिर्फ उस कविता की 8 लाइनों को पढ़ लीजिए, आपको वो बिंब दिख जाएगा। आपको लगेगा कि सामने अकाल पड़ा हुआ है और आप देख रहे हैं। ठीक है, फिर खुरदुरे पैर, इनको पढ़ना है। शासन की बंदूक, कलगी बाजरे की जरूर देखिएगा। जब हम प्रयोगवाद की बात करते हैं और फिर उससे नई कविता आंदोलन में आते हैं, तो कलगी बाजरे का जिक्र बहुत होता है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कलगी बाजरे की लेखक कौन है। ठीक है, यह दीप अकेला, हरिगास पे क्षण भर, असाध्य वीणा। बताइए, असाध्य वीणा, उस वीणा की बात हो रही है जिसको कोई नहीं साध पा रहा, लेकिन एक व्यक्ति है। वो कौन है? वो आप भी हो सकते हैं। ये यूजीसी नेट का पेपर आपके लिए भी असाध्य वीणा जैसे ही। ठीक है, कितनी नावों में कितनी बार। ठीक है, इधर देखिए तो अच्छा, हमको इसमें ख्याल से ऐसे से पढ़ना था, खैर हम ऐसे पढ़ लिए, कोई बात ऐसी भी नहीं है। अमीर खुसरो। ठीक है, खुसरो की पहेलियां, मुकरियां, नुस्ख, क्या कहते हैं, सुखने, ढकोसले, कवित्व उनका पूरा पढ़ना है। ठीक है, एक थाल। ठीक है, एक थाल वाला जो उनका क्या कहते हैं पहेली थी। ठीक है, एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर औंधा धरा। ठीक है, मोती उसमें कोई ना गिरे। ठीक है, वो वाला जो है ना कि या तो उनकी मुकरियों की बात करें कि वासे चिक्कन को नदी सा, ए सखी साजन ना सखी सीसा। तो मुकरियां देखने को मिलेंगी, पहली देखने को मिलेंगी। जायसी ग्रंथावली, नागमती वियोग खंड है इसमें। नागमती वियोग खंड, नागमती जब अपने पति के जाने के बाद, उनकी दूसरी शादी करने के बाद जो वियोग की बात करती हैं, उस वियोग को देखेंगे। बिहारी सतसई दिखेंगे, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे, घाव करे गंभीर। तो सतसई, बिहारी सतसई को देखेंगे और बहुत डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सूरदास के भ्रमर गीत सार की बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे भ्रमर के रूप में कौन आया और कौन है जो निर्गुण की बात करता है और निर्गुण के रूप में ज्ञान परोसने की बात करता है, जिसको सगुण प्रेम से, सगुण प्रेम के द्वारा रिप्लाई करती हैं गोपियां। तो उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, बात की जाए उसकी तो ठीक है, सॉरी। ठीक है, बात की जाए उसके बाद की तो मीरा की बात करेंगे, विश्वनाथ त्रिपाठी की बात करेंगे, जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति जरूर पढ़िएगा। ठीक है, अपनी बिटिया के देहावसान के बाद उनके दुख में जो एक पिता का दर्द दिखता है निराला के द्वारा, वो देखने को है इसमें। ठीक है, राम की शक्ति पूजा, आहा, सीता के स्वतंत्रता की जो बात है, तो सीता रूपी भारत माता को रावण रूपी अंग्रेजों से छुड़ाने की जो बात और उसका जो प्रतीक या उसकी जो छाया दिखती है, वो राम की शक्ति पूजा में शानदार दिखती है। फिर उनका कुकुरमुत्ता जो वास्तविकता में पूंजीवाद के मुंह पे एक तमाचा है, उसकी बात करते हैं। ध्यान रखना कि जब यहाँ पे प्रतीक जब आप छायावाद से जब आप प्रगतिवाद में आओगे तो आपको गुलाब का रूप चना लेता दिखेगा। तो इस तरह के बहुत सारे आपको चेंजेस भी दिखेंगे। ठीक है, बांधो नाव इस ठाव बंधु, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, मैं नीर भरी दुख की बदली। ठीक है, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इस नीरव को जलने दो, दुर्झर के जगत के जीर्ण पत्र, गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, मोची राम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। ठीक है, जरूर देखिए। ये ऐसी कविताएं हैं कि जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप वास्तविकता में कविताएं पढ़ रहे हैं, सिलेबस पढ़ रहे हैं, कि वास्तविकता में आप किसी नाटक का मंचन देख रहे हैं। ठीक है, किसी नाटक का मंचन देख रहे हैं। यूनिट 5 तक हमने देख लिया। हाँ, यूनिट 6 की बात कर ली जाए तो इसमें हिंदी उपन्यासों की बात है, और उपन्यासों की बात कर ली जाए तो कौन कौन से उपन्यास है? देवरानी जेठानी की कहानी, शेखर एक जीवनी भाग 1। इसका अगर भाग 1 आपके सिलेबस में, आप भाग 2 भी इसलिए देख लीजिएगा क्योंकि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने अपनी जीवनी को
इस निर्ममता के साथ लिखा है कि आपको उनके दुख अपने दुख लगेंगे, उनकी ईर्ष्या अपनी ईर्ष्या, और उनके भोग अपने भोग लगेंगे। ठीक है, बात की जाए मैला आंचल, आहा, फणीश्वरनाथ रेणु, रेणु उनकी द्वितीय पत्नी का नाम था और उस नाम को उन्होंने अपने नाम के साथ लगा लिया। और इनका जो ये आंचलिक उपन्यास है, इस उपन्यास की जो छटा है वो आपको गांव में ऐसा पहुंचाएगी कि आपको लगेगा कि आप अपने गांव के उस नीम के पेड़ के नीचे उस चारपाई पे 4 लोगों के साथ बैठे देख रहे हैं। वो है मैला आंचल। ठीक है, फिर झूठा सच, मानस का हंस, परीक्षा गुरु, गोदान तो खैर इस पे बारे में कुछ कहने की बात नहीं। बाण भट्ट की आत्मकथा, तमस, इस पे तो मूवी भी बनी है, और अगर आपने तमस न पढ़ा हो तो तमस देखिएगा। जो भारत पाकिस्तान का द्वैध हुआ, उस द्वैध पे क्या चीजें हैं क्या नहीं है, जरूर देखिएगा इसको। ठीक है, राग दरबारी, शुक्ल जी ने ये जो, मतलब ये रामचंद्र शुक्ल नहीं है, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं किन शुक्ल जी की बात कर रहा हूं। मेरे घर पे राग दरबारी की 3 किताबें, तीन किताबें वैसी किताबें जिनमें से 2 को तो मैं चट कर गया हूं अलग अलग तरीके से, लेकिन ये आईएएस ऑफिसर भी थे और इनकी लेखनी ऐसी है कि आप उसको 10 बार पढ़ें, आप 100 बार पढ़ें, आपको लगेगा कि आप नया और फ्रेश पढ़ रहे हैं, क्योंकि इतना सटीक लिखा है। फिर जिंदगी नामा, इसको भी आपके सिलेबस में और इसको भी हमें देखना है। ठीक है, बात की जाए उसके बाद की तो हिंदी कहानियां हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली राही, ठीक है, ईदगाह, दुनिया का अनमोल रतन, आकाशदीप, अपना अपना भाग्य, गैंग्रीन, गैंग्रीन एक रोग हुआ करता था, पहले पैर में हो जाया करता था, पैर काटने पड़ते थे, उस पे है। ठीक है, फिर कोसी का गटवार, चीफ की दावत, चीफ की दावत देखिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा कि क्या हो जाता है मॉडर्न बच्चों को जब वे अपने माता पिता को अपने जो स्वच्छंदतावादी विचार हैं उनके समानांतर नहीं पाते हैं और अपने बॉस की दावत पे बुलाते हैं और अपनी मां को ही ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि वो उनके परिवार की भाग नहीं है। बहुत ही भावुक कर देने वाली कहानी है। ठीक है, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पे ये जरूर देखिएगा। इस पर तो हम लोग ने बहुत मेरे ख्याल से हमने इस पे 4-5 नाटक किए जब हम लोग थिएटर ग्रुप में लिखा करते थे। इवन यूनिवर्सिटी के डेज में हम लोग ने माता दीन चांद में, मैंने खुद रोल निभाया था, तो माता दीन चांद पे जरूर पढ़ना है। ठीक है, एक टोकरी भर मिट्टी, उसने कहा था भी पढ़िएगा, बहुत अच्छी कहानी है। कानों में कंगना, परिंदे परिंदे, वाह। तीसरी कलम, लाल पान की बेगम, अमृतसर आ गया है, सिक्का बदल गया, पिता, राज निर्बंसिया। ऐसी कहानियां है ना कि कहानी कहते कहते, कहानी की विषय पे बात करते करते कब मैं भावुक हो जाऊं, कब आप भावुक हो जाएं, नहीं पता लगेगा। और यही इन कहानियों की खूबी है, यही इन उपन्यासों की खूबी है जो इसके पहले हमने देखा। जो अगला यूनिट है उसमें नाटकों की बात है, तो अंधेर नगरी, चौपट राजा, टकेसर भाजी, टकेसर खाजा, भारत दुर्दशा। ठीक है, मिलके आव रोवहूं सब भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई, उस भारत दुर्दशा की बात करेंगे। फिर हम लोग अंधा युग, ठीक है, सिंदूर की होली, एक और द्रोणाचार्य, आगरा बाजार, बकरी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, शंकर प्रसाद का ठीक ठाक आपको वहां पे प्रेजेंस दिखता है। फिर आधे अधूरे, ठीक है, आधे अधूरे की बात कर लीजिए, चाहे आप अंडे के छिलके की बात कर लीजिए। कई जगह आपको लगता है कि मोहन राकेश ना ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य या ऐसे कहानी की रचना करते हैं कि आप उस कहानी में खुद इंटर हो जाते हैं। और जब नाटकों की बात की जाए तो इनसे बेहतर कौन। ठीक है, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश, आहा। ठीक है, अंजू दीदी, महाभोज, मनु भंडारी। समाज से लड़ता एक व्यक्ति और समाज में रहते हुए समाज के करप्शन से लड़ने की जो कहानी है महाभोज में, वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बात की जाए अगले की तो यूनिट 9 जो हिंदी नमन की बात करता है, तो दिल्ली दर्पण, भारत वर्षोन्नति कैसी हो सकती है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, संस्कृति और सौंदर्य, मजदूरी और प्रेम, उत्तर फाल्गुनी के आसपास, शिव शंभू के चिट्टे, कविता क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, उठ जाग मुसाफिर। बहुत अच्छे निबंध हैं। और देखिए, निबंधों को देखते हुए, पढ़ते हुए कई बार हमको लगता है कि कहीं हम बोर ना हो जाएं, पर आप वास्तविक अगर प्रवृत्ति में समझें तो निबंध इसलिए होते ही नहीं हैं। निबंधों का जो मुख्य औचित्य है वो साहित्य के गांभीर्य को समझाना है, साहित्य के गांभीर्य को, और हमारी जिंदगी में जो अनुशासन होता है उस साहित्यिक अनुशासन को सामने ले आना निबंधों का उद्देश्य है, और वो हम यहां पे देखेंगे। बात की जाए उसके बाद की तो जो यूनिट 10 है उसमें आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाएं हैं, जिसमें माटी की मूर्तें, ठकुरी बाबा, मेरी तिब्बत यात्रा, एक कहानी है भी, क्या भूलूं क्या याद करूं, संस्कृति के 4 अध्याय, एक लेखक की डायरी, मुर्दैया, प्रेमचंद घर में, आवारा मसीहा, वाह।
ठीक है, आप उधर ही भोला राम का जीव, जामुन का पेड़, अरे आया बार याद रहेगा, ठीक है, ये वो चीजें हैं। ये मतलब अब मैं क्या बताऊं, ऐसी आत्मकथा है, ऐसी जीवनी। इवन शेखर एक जीवनी जो अभी आपने देखा कायदे में, वो भी जीवनी ही आत्मकथा ही है। खैर, अपने उन्होंने शेखर के नाम पे लिख दी, लेकिन बात ये है कि ये वो जीवनियां हैं, वो आत्मकथाएं हैं जिनको पढ़ते हुए ना आप अपने घर से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है, टेलीपोर्ट हो जाते हैं, सॉरी, और उस लेखक के घर पे पहुंच जाते हैं और उनके साथ फिर उनकी जिंदगी को खुद जीते हैं। ये वे उपन्यास हैं और बहुत डिटेल में इनको देखेंगे आप। पता नहीं आप मेरे चेहरे पर उस उत्साह को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जब इनकी बात होती है, जब इनको पढ़ा जाएगा, तो वो उत्साह आंखों में दिखता है, आपको समझ में आएगा, आप खुद उसको महसूस करेंगे। बाकी हमारा तो खैर काम ही है कि इस बात को पढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये 10 यूनिट्स हैं जिसमें हमने अलग अलग चीज़ों की बात की जाए। कुछ किताबों की बात कर लेते हैं। तो देखिए, कुछ किताबें, देखिए वैसे यूजीसी की पीडीएफ आप ऑलरेडी अगर थोड़ा भी एक्सप्लोर करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ई ज्ञान कोश के बहुत सारे आपको अलग अलग पीडीएफ मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि अपने ग्रुप्स में उनको अपलोड कर दिया करूं। लेकिन बात की जाए, ठीक है, तो हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, हिंदी भाषा एवं साहित्य का जो वस्तुनिष्ठ इतिहास है, ठीक है, ये आप गोविंद पांडे या सरस्वती पांडे की किताब है, इसको ले सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र को ले सकते हैं, ये थोड़ा डिटेल में है। शॉर्ट में लेना हो तो आपको हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी वाली किताब ले सकते हैं, बहुत पतली सी किताब है। जैसे आपको समरी करनी हो, एकदम से रिवाइज करना हो, तो विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब आप जरूर ले सकते हैं। बात की जाए भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र की रूपरेखा, तो रामचंद्र तिवारी की कविता किताब ले सकते हैं। काव्य शास्त्र डॉक्टर भगीरथ मिश्र, भाषा विज्ञान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। और काव्य शास्त्र की वैसे किताब और मेरे पास है, मैं उसको देखूंगा, मेरी लाइब्रेरी में रखी है, वो बहुत शानदार किताब है। वो मुझे हिंदी साहित्य के ही हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्रतिमान थे, उन्होंने मुझे गिफ्ट की थी। तो मैं कोशिश करूंगा उसका नाम भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूं, ठीक है। और आप में से अगर कोई मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहे तो स्कैन करके से जुड़ जाइएगा। ऑफिशियल विकास करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इस पर अपडेट आपको मिलती रहेगी बाकी वीडियोस की। लेकिन एक बार थोड़ा सा और बात कर लेते हैं किसकी, स्ट्रेटजी की, कैसे करना है। शुरुआती स्ट्रेटजी बताते हैं, बाकी तो धीमे धीमे इस चैनल पर हम लोग गाइड करते रहेंगे, बात करते रहेंगे, ठीक है। बात की जाए अगर हिंदी साहित्य की ना, तो देखिए हिंदी साहित्य क्या है। अगर हम साहित्य की बात करें, अगर हम साहित्य की बात करें तो साहित्य में मूलतः हमें जो दो एक मोटा मोटी डिवीजन दिखता है, एक दिखता है पद्य का, एक दिखता है गद्य का, एक दिखता है पद्य का, एक दिखता है गद्य का, ठीक है। आपको क्या तरीका अपनाना है, मैं उसकी बात कर लूं। कैसे, जो सबसे सही तरीका क्या होता है किसी भी चीज को पढ़ने का। सबसे पहले आप क्या करिए, कुछ भी, जैसे अगर आप यहां से शुरुआत करते हैं, आप सबसे पहली चीज जो कीजिए वो क्या करिए, काव्य शास्त्र की एक किताब लीजिए। वैसे हम लोग भी कोशिश करेंगे कि इसी रूटीन को फॉलो करें। काव्य शास्त्र की किताब लीजिए और समझिए कि अलंकार क्या होते हैं, रस क्या होते हैं, आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। चौपाई, चौपाई, छंद, सोरठा, सवैया, इन सब में डिफरेंस क्या है, ठीक है। शब्द शक्ति क्या होती है, ठीक है, शब्द शक्ति क्या होती है, इन सारी चीजों को आप पढ़ लीजिए, ठीक है। जब इनको आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद इसको मैं यूनिट के हिसाब से नहीं, मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूं कि चीजें कैसे करनी चाहिए, ठीक है। जब आपने इसको पूरी तरीके से पढ़ लिया, अब आपको क्या करना है, इसको आपने इस तरीके से पढ़ लिया कि आप देख के बता सकते हैं कि शब्दालंकार है कि अर्थालंकार है, अर्थालंकार है तो उसमें उत्प्रेक्षा है, उपमा है, रूपक है, कौन सा अलंकार है, ठीक है। या अगर शब्दालंकार है तो फिर कौन सा है, उसमें यमक है, श्लेष है, अनुप्रास है, छेका अनुप्रास है, ठीक है। सारी आप उसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, जब आपने ये चीज कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपका जो स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, हिंदी साहित्य का इतिहास उठाइए। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसमें भी जो पद्य साहित्य का इतिहास है ना, जो मैंने आदिकाल की बात की थी, आदिकाल, भक्तिकाल, ठीक है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ठीक है। आप इनको पढ़ जाइए,
पूरी तरीके से एकदम डिटेल में पढ़िए, इनके कवियों को पढ़िए, सबको पढ़िए। और जब आपका, पहले आपने काव्यशास्त्र पढ़ा, फिर आपने ये पढ़ा, जब आपका ये पूरा तैयार हो जाए, जब ये तैयार हो जाए, ठीक है, ये जब आपका भाग आपका तैयार हो जाए, आपको क्या करना है उसके बाद आपको सीधे स्विच करना है कहां पे, पद्य पे। ठीक है, पद्य पे जो करना है, जो हमने यहां पे कविताएं देखी थी, ये जो हमने हिंदी कविता देखी थी, उसके बाद आपको सीधे इन पे शिफ्ट करना है, आपको कविता पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद आप कविता पढ़ने के बाद जब आप पूरे कविता का सेक्शन खत्म कर लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे फिर आप आएंगे गद्य पे। फिर आप हिंदी साहित्य के इतिहास में जो गद्य का इतिहास है, जो हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया था, मैं एक बार मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है, ठीक है, ये है हिंदी उपन्यास, ये वाला पूरा पार्ट जो है, ये वाला यहां पे कहानी का उद्भव विकास, ये पूरा जो भाग है, इस पूरे भाग को माफ करना, मैं इसमें कलर से कर देता हूं आपको। ये जो पूरा भाग है, ये पूरा भाग, और ये पूरा जो भाग है, इस पूरे भाग को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर आपको आगे बढ़ना है, और आपको आगे बढ़ के क्या करना है, फिर आपको यहां पे आ जाता हूं, फिर आपको यहां पे वापस से शिफ्ट करना है। और अब उसके बाद आपको ये गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, आपको वापस से आके ये गद्य वाला पूरा भाग पढ़ना है। और गद्य में क्या पढ़ना है आपको ये उपन्यास पढ़ना है, आपको यहाँ पे हिंदी कहानी पढ़नी है, आपको हिंदी नाटक पढ़ना है, और हिंदी निबंध पढ़ना है। ठीक है, और फिर आत्मकथा जीवनी पढ़नी है। तरीका ये है, यही तरीका है समरी फॉर्म में पढ़ने का। ठीक है, यही स्ट्रेटजी है जिसको आपको फॉलो करना है। जैसे जैसे वीडियोस आते जाएंगे, मैं स्ट्रेटजी पे और डिटेल पे बात करता जाऊंगा, और हम लोग उसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। कोशिश ये रहेगी कि यूजीसी नेट का ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपको समझ में आए, उसके समानांतर हिंदी साहित्य का ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपको समझ में आए, आप एक क्लिक में बता सके कि किस यूनिट में जाना है, किस यूनिट में नहीं आना है। दूसरी बात, आप एक बार की सिर्फ एक इस जो स्ट्रेटजी है, इसको सिर्फ पढ़ के आप हिंदी साहित्य जो यूजीसी नेट का पेपर है उसको क्रैक कर सके, उसमें नंबर ला सके। इन पे हमें बात करते जाएंगे और इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो बाकी इस चैनल पे इस तरीके के वीडियोस इस लगातार आते रहेंगे। ठीक है, मैं कोशिश ये करूंगा कि या हम लोग इसको एक बार चैनल मैनेजमेंट से बात करके कि किस तरीके से ऐसे वीडियोस को लाया जाए जिनसे क्रमागत रूप से आपका हिंदी साहित्य मजबूत हो और क्रमागत रूप से आप उन्नति कर सकें, हिंदी साहित्य को समझ सकें। ठीक है, तो ये एक जो तरीका बताया, ये बेस्ट तरीका होता है। मैं अगर आप बोलेंगे तो फिर से एक बार बता देता हूं, इसको एक अलग तरीके से लिख देता हूं, थोड़े से इसको एप्ट तरीके से। आपको क्या करना है, आपको पद्य साहित्य का इतिहास पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको, और ये किस में है मैं दिखा देता हूं आपको, इस पे भी, ये भी दिखा देता हूं आपको। पद्य साहित्य का जो इतिहास है, ठीक है, वो है यूनिट दो के ये जो पूरे टॉपिक हैं। तो आपको कहां पे जाना है, ये यूनिट 2 में है। एक मिनट और इसको देख लेता हूं। हाँ, यूनिट 2 में है, ये यूनिट 2 में है, यूनिट 2 में है। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद अगला आपको नेक्स्ट आपको करना है क्या है, यूनिट 5 जो हिंदी कविता वाला पूरा भाग है उसको पूरा आपको पढ़ जाना है। नंबर 1 ये करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर यूनिट 2 का जो नीचे वाला पोर्शन है, यूनिट 2 का जो गद्य वाला पोर्शन है, उसको देखने के बाद यूनिट 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, यूनिट 6, 7, 8, 9, 10 इसको कवर करते जाना है। ठीक है, जो बच गया वो हिंदी का जो पहला यूनिट था, जो पहली यूनिट थी जिसकी हमने बात की थी, और तीसरा यूनिट। तो एक बार हम उसको देख लेते हैं कि बाकी यूनिट्स में क्या है। जो पहला यूनिट है, ठीक है, जो पहला यूनिट है, पहले यूनिट में हिंदी भाषा का विकास है, इसको तो डिटेल में डिस्कस कर ही लेंगे। ये इसको अलग रखी क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है जो कभी आप यूपीएससी की बात करेंगे तो उसमें मैथमेटिक्स जैसा नंबर देता है, तो थोड़ा सा फैक्चुअल है। ठीक है, बाकी यूनिट 2 की मैंने बात कर ली। जो यूनिट 3 है, जो साहित्य शास्त्र की बात करता है, इसकी बात हमने कहां पे की, ये जो बात हमने की इसको मैंने पद्य के साथ में मैंने इसकी बात की। बाकी ये जो भाग है, बाकी ये जो भाग है, इसको आप जैसे ये जो इतने सारे भाग है, इसको आप अपने यूनिट 5 जब खत्म हो जाएगा उसके बाद पढ़िएगा। और ये जो नीचे के सारे चीज हैं, ये जब यूनिट आपके जो बाकी जो मैंने गद्य के साथ यूनिट बताया था, जब वो खत्म हो जाएंगे तो आप उनको पढ़िएगा। होगा क्या उससे कि पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि अच्छा, इसका जो उदाहरण था वो तो इसमें मिलता है,
प्रपद्यवाद ये है, और फिर क्या कहते हैं निर्वैयक्तिकता सिद्धांत क्या है, काव्य भाषा सिद्धांत क्या है, ये सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। तो यूनिट 3 आपको लास्ट में पढ़ना है। जो मैं यहां पे मैंने एक चीज बताया था, तो यूनिट 3 जो है आपका, ये सबसे लास्ट में आपको जो यूनिट 3 है उसको आपको पढ़ना है और कवर करना है, ठीक है। तो स्ट्रेटजी वीडियो आते रहेंगे, और भी हिंदी साहित्य से जुड़े वीडियो आते रहेंगे। करना आपको क्या है, करना आपको यह है कि एक तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, इस पे अपडेट आते रहेंगे। बी, लग जाइए, उपन्यास पढ़ना शुरू कर दीजिए, कविताओं को पढ़ना शुरू कर दीजिए, जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है उनको पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जब मैं आपको शेखर एक जीवनी पढ़ाऊं या जब मैं आपको माता दिन चांद पे पढ़ाऊं, तो उसका बैकग्राउंड थोड़ा बहुत अगर आपको पता रहे तो आपको समझ में आएगा, और मेरी कही सारी बातें उसी तरीके समझ में आएगी जिस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, या जो तरीका आपको सफलता दिला सकता है, ठीक है। बाकी वीडियोज इस पे आते रहेंगे, मेरा चैनल आप जुड़ जाइए, स्टडी IQ का ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि और किन विषयों पे आपको वीडियोस चाहिए। बाकी आपका दिन शुभ हो, लगातार मेहनत कीजिए, सफलता अर्जित कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, शुक्रिया।